So welcome guys, welcome to my channel. In this video we will be talking to you about our new chapter that is solid states. आज आपको solid state के बाहर से लेके अंदर तक का सारा अपीयरेंस, सारा ऑपरेशन, उसके अंदर जो कुछ भी एक पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होता है सब कुछ पता चल जाएगा। जस्ट आप इस वीडियो में धैर्य बना के रखिए। एक मतलब अगर किसी को कुछ आता भी नहीं है ना सॉलिड के बारे में, वो भी अगर इस वीडियो को देख लेगा ना तो जेई मेंस तक के क्वेश्चन को तो एटलीस्ट सॉल्व कर ही लेगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं इस वीडियो में जेई मेंस तक के स्टूडेंट्स तक को टारगेट करके पढ़ा रही हूँ। तो आप प्लीज इस वीडियो को कॉर्पोरेट करके देखिए, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले नोट्स की तरफ। तो पहले सॉलिड स्टेट में सबसे पहली बात क्या आएगी? सॉलिड। तो मतलब हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सॉलिड, ये क्या हो जाएगा? एक सॉलिड है ना। अच्छा, अब इसको देख के आप क्या बता सकते हो? आप यही चीज आपके दिमाग में आता रहेगा कि ये जो सॉलिड है वो क्या है। ये सॉलिड जो है उसमें ये सख्त है। बहुत बच्चों के दिमाग में सिर्फ यही वर्ड आएगा कि ये बहुत सख्त है, मतलब रिजिड है। तो बहुत बच्चों के दिमाग में सिर्फ रिजिड वाला टर्म ही आएगा सॉलिड में। चलो उसको भी एक लिख लेते हैं। चलो हम अगर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, पहले मैंने क्या बोला? सॉलिड आपको कितना पता है वो हम नोट से में डिस्कस करेंगे। सॉलिड फिर हमको कितना पता है या फिर हमको आगे एनसीईआरटी हमको क्या बोलना चाहता है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड का पहला पॉइंट समझते हैं। आपने क्या बोला? ये सख्त है, तो चलो उसको लिख लेते हैं। इट इज रिजिड एंड इनकॉम्प्रेसिबल। ये बात है। चलो, पर दोस्त अब मुझे बताओ, आपको अगर लगता है कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है तो बस मेरे पास एक बॉल है दोस्त, ये एक बॉल है। ये बॉल क्रिकेट या जो भी बच्चे खेलते हैं उसके लिए है। पर इस बॉल की खासियत ये है कि एक सॉलिड दिख तो रहा है बाहर से। अगर अब मैं आपको बताऊंगी इस बॉल क्या है तो आप बताओगे ये सॉलिड है, पर इसको अगर मैं कॉम्प्रेस करूं तो देखो ये कॉम्प्रेस हो जाता है। तो ये इनकम्प्रेसिबल वाला वर्ड तो इस पर लागू नहीं होता। तो वही चीज मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी। तो रिजिड होने का मतलब ही सॉलिड नहीं होता, ठीक है ना। मेन बात ये है। क्यों? अब इसके आगे के पॉइंट्स की बात करते हैं। डिफरेंस क्या है उस बॉल में और इस पेन में? जो सॉलिड्स है इसके अंदर, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनमें डिस्टेंस कितनी है। देखो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में क्या डिफरेंस है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। समझ रहे हो? सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से फैले हुए होते हैं। इसलिए लिक्विड क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ये कुछ, इसको चाहे कुछ कितना भी दबाओ ये अपने आप को फ्लो नहीं करेगा। ये चीज़ मेन है। इनकॉम्प्रेसिबल वर्ड हमारे लिए सही नहीं होगा। कोई भी चीज़ें होती है, कुछ कुछ चीज़ें, अभी मैंने आपको एक स्पॉन्ज दिखाया, स्पॉन्ज बॉल, वो क्या हुआ? कॉम्प्रेस हो गया पर वो फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है ना। ये फ्लो नहीं कर पाता, ये फ्लो कर सकता है। और तीसरा वर्ड जो होता है वो होता है गैस के लिए, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और गैस हमको दिखता भी नहीं है। इतना ज़्यादा क्या होता है, वॉल्यूम पूरा का पूरा वो क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है और फैला हुआ होता है ना। तो ये चीज़ तो आपको पहले से पता है। तो आप इतना सा लिख लीजिए, पार्टिकल्स आर present in small distances. ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कोई पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस में प्रेजेंट है, मान लो कि मार्कर प्लीज, अगर कोई पार्टिकल स्मॉल डिस्टेंस में प्रेजेंट है, जहाँ पे ज़्यादा करीब अगर आपको कोई दो पार्टिकल दिखता है, मतलब जितना ज़्यादा करीबी उतना ज़्यादा क्या? अट्रैक्शन। क्या आप एग्री करते हो मेरी बात को? बताओ। गैस में आपको पता है डिस्टेंस कितना दूर है, मतलब इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसकी बात करो, जो चीज़ जितनी ज़्यादा करीब होती है वो पार्टिकल क्या करता है? आपस में क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। ये चीज़ आपने ग्रेविटी में भी पढ़ा है ना। तो उसमें क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये यहाँ पे आप क्या लिखोगे? हैव हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। तीसरी बात, अब मैंने आपको सॉलिड बताया, ये जो मैंने इसका बताया, ऐसे ही बहुत सारे सॉलिड होते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें, मान लो इस पार्टिकल को अगर मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू देखूंगी, ज़्यादा ऑब्जर्व करूंगी, तो आपको दिखेगा जो पार्टिकल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। उनका काम है मतलब एक जगह पे स्थिर ना रहना, उसका काम है आपस में थोड़ा सा हिलना डुलना, कुछ भी करना, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑसिलेट मतलब थोड़ा सा इधर उधर घूमना फिरना, क्योंकि उनमें एनर्जी होती है और उनका काम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। पर सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। गैस में आपको पता है कि गैस क्या करता है, सब जगह क्या करता है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। पर सॉलिड का काम ऐसा नहीं है दोस्त। क्यों नहीं है, क्योंकि सॉलिड का काम है एक जगह पे डांस करना। मतलब उसका काम है ये पर्टिकुलर पोजीशन में मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे मैं अगर डांस करूँ तो ये हो जाएगा सॉलिड का काम। पर अगर गैस की बात करूँ तो गैस यहाँ पे जाता है फिर यहाँ पे भी जाता है, तो उसका मूवमेंट होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड्स ऑसिलेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। बहुत सिंपल टर्म्स में मैं लिख के दे रही हूँ आपको, सो दैट आपको कोई खिचड़ी ना लगे, क्योंकि आपको भी पता है जेईई नीट के एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपको आपकी नॉलेज पूछी जाएगी। इतनी सी बात आप नोट कीजिए, ठीक है ना। इतना काफ़ी है एक सॉलिड को कैरेक्टराइज करने के लिए, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कौन सा ट्रू सॉलिड है और कौन सा फॉल्स सॉलिड है। हम उसको फॉल्स तो नहीं बोल सकते, उसकी दो कैटेगरी बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि सॉलिड के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला सॉलिड होता है और एक ये वाला सॉलिड होता है। तो इसके लिए आप पहले नोट डाउन कीजिए इसको। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो आप मुझे बताओ इसमें और इस बॉल में क्या डिफरेंस है, पार्टिकल का डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, ये बहुत हल्की बॉल है पर इससे मैं उतने अच्छे से मैं आपको कंपेयर करके नहीं बता सकती। मैं एक काम करूंगी, है तो ये स्पॉन्ज बॉल बट इसको अच्छे से फिनिशिंग की गई है, दैट इज वाई वी कांट एबल टू टेक दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो मैं आपको अब मेरे खुद के डस्टर से ही एग्जाम्पल करके लेके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी एक स्पॉन्ज ही है जिसको मैं पोंछ रही हूँ और ये क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी ये काला हो रखा है। आपको दिख रहा है ना, ये काला हो चुका है और यहाँ पे इसका अलग कलर है। डिफरेंस क्या है कि इसको मैंने पोंछ के इसको एब्जॉर्ब करवाया है और दैट इज वाई इट इज कैरिंग एवरीथिंग। और ये एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डीपली अगर आप देखें तो ये एब्जॉर्ब इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर है। इसके पार्टिकल्स अगर दूर होंगे तब क्या करेंगे, ये अपने आप में आपस में अगर कोई दूसरा पार्टिकल इनको दिख जाएगा जो कि आपको दिखेगा कि मतलब सेम स्पीसीज के नहीं है। मान लो कि मैं हीलियम हूँ और मुझे अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगी, सॉरी मैं अगर हाइड्रोजन हूँ, मुझे अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा, सामने आ रहा है वो, तो हम ट्राई करेंगे दो हाइड्रोजन मिलकर उस ऑक्सीजन को कैप्चर कर ले, तो हम H2O बनने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो पार्टिकल्स है सॉलिड्स के, वो दोनों इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सामने एक इंक वाला कैटेगरी का पार्टिकल क्या कर रहा है, इनके पार्टिकल के बीच में अंदर जा रहा है और ये क्या कर रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसलिए ये क्या हो चुका है, काला हो चुका है, ठीक है ना। तो हम वैसे ही इसको और पेन को लेंगे एग्जाम्पल में, तो ठीक है ना। तो आप लिखे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ठीक है ना। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट करते हुए हमको सॉलिड्स दो तरीके के दिखते हैं। कौन कौन से टाइप के सॉलिड्स आपको देखने को मिलते हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा क्या है, एमोर्फस सॉलिड्स। पहले तो हम बात करेंगे इसके शेप की। मैं यहाँ पे बीच में लिखती हूँ इनका, ये थोड़ा अलग टाइप का लगेगा फिर, है ना, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, यूनिक लगेगा, है ना। शेप की अगर मैं बात करूँ, इसकी शेप और इसकी शेप, पहले हम क्रिस्टलाइन की शेप में चलते हैं। तो क्रिस्टलाइंस को पकड़ते हैं। आप मुझे बताओ इसका शेप रेगुलर है या इररेगुलर है। एक पूरा का पूरा रेगुलर टाइप का अरेंजमेंट बता रहा है, ये पूरी तरह से क्या है, एक रेगुलर शेप की तरह दिख रहा है। और इसका शेप मुझे बताओ, इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, अगर आप इसको यहाँ पे रखते हो बोर्ड में और इसके ऊपर से मार्कर चलाते हो,
तो आप मुझे बताओ, एक मार्कर का एक पर्टिकुलर शेप बन के आएगा उसको छोड़ने के बाद, दिखेगा ना। अगर आप एक कॉइन को भी अगर आप रखते हो और उसको ऐसे करके सर्कल करते हो तो उसकी पर्टिकुलर शेप दिखती है ना, तो इसकी क्या है, एक शेप है। अगर आप स्पॉन्ज को लेके करते हो, आपको दिख भी रहे कि ये स्पॉन्ज जो है वो इरेगुलरिटीज के साथ है। अगर आपने इसको अच्छे से ना भी देखा होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप अपने डिश वॉश घर में अगर आपका होगा यूटेंसिल वॉश करने का, वहाँ पे अगर आप देखोगे उसका, वो स्टार्टिंग में बहुत फिनिश्ड किया होता है मार्केटिंग के थ्रू, इसलिए आपको नहीं समझ में आता। पर जब आप इसको अच्छे से 2-3 दिन तक यूज़ करते हो तो वो आपको उसको दिखेगा इरेगुलरिटीज़। और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है इसमें इरेगुलरिटीज़ है, इसलिए मैं इसके शेप को अच्छी तरह से नहीं बता सकती। अगर मैं इसको बनाने भी जाऊँगी तो भी इसकी कुछ कुछ पार्टिकल्स अलग अलग हमको शेप देंगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इसका शेप क्या है, इरेगुलर है, वेयरएज इसकी शेप क्या है, रेगुलर है, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा टर्म लिख के बता रही हूँ मैं, सो दैट आपके लिए बहुत इजी रहे याद करना। अच्छा, दूसरी बात बताती हूँ। अब अगर आप इसका क्लीवेज देखें तो क्लीवेज का मतलब, अगर मैं इसको काट दूँ तो, अगर मैं इसको काट दूँ, अगर मैंने बीच में से इसको काट दिया, देखो अब मैं इसको काट तो नहीं सकती बीच में से, पर मैं अगर इस ढक्कन को ही खोल देती हूँ मान लो, तो फिर आप देखोगे फिर भी चलो इसको मैं इसके रिफिल तक का मैं खोल के बताती हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ तक खोल भी दिया तो आपको दिखेगा कि इसकी जो कटिंग है वो क्या है, पूरी रेगुलरिटीज के साथ कटिंग की हुई है। एक अच्छा कटिंग, आपको एक शार्प कटिंग दिखेगी इसमें, दिख रहा है ना आपको, एक शार्प कटिंग। पर अगर मैं इसकी बात करूँ स्पॉन्ज की, इसको मैं अगर 2 हिस्से में तोड़ूंगी तो आपको इसमें क्या दिखेगी, इरेगुलरिटीज दिखेगी। तो इसमें मैं क्या बोलना चाहती हूँ, शार्प कटिंग इज सीन हेयर। और यहां पे क्या लिखेंगे, इरेगुलरिटीज, इरेगुलर कटिंग इज सीन हेयर, या फिर शार्प कटिंग इज नॉट सीन हेयर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, क्लीवेज की अगर मैं बात खत्म करूं तो अब मैं बताती हूं, अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इसको मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज से चलते चलते केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं। मेल्ट करूंगी तो आप मुझे बताओ, ये पूरी तरह से गल जाएगा, नहीं गलेगा, ये धीरे 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 क्या करेगा, मेल्ट करेगा। ये मेल्ट होते 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 अपना एक पर्टिकुलर रेंज में आएगा और फिर क्या होगा, ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। वेयरएज अगर मैं इसकी बात करूं, ये बहुत जल्दी गल जाएगा। गलने का मतलब वो नहीं है कि मेल्ट हो जाना, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कौन अपना केमिकल स्टेट चेंज कर लेगा। फिजिकल स्टेट तो दोनों का सेम ही है, दोनों का केमिकल स्टेट किसमें सबसे ज़्यादा जल्दी होगा। तो आपको दिखेगा कि इसको आप गर्म करते रहोगे, नो मैटर ये गलता रहेगा, पर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें पूरी तरह से अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर देगा, ठीक है ना। इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, समझ रहे हो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आते ही अपने पूरी की पूरी केमिकल स्टेट को चेंज कर बैठेगा। पर इसकी बात करूं, अभी गर्म किया ना, धीरे 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 आते आते ही अपनी केमिकल स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना, इट मेल्ट्स एट अ शार्प टेम्परेचर। और अगर मैं उसकी बात करूं, इट डजंट मेल्ट एट शार्प टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम जलाने की ही बात कर रहे हैं तो इससे ही रिलेटेड एक और टर्म आ जाता है जिसका नाम होता है हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला मैंने, हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर है ना, मेल्टिंग पॉइंट और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना जल्दी गलता है और हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कौन अपना डेफिनेट क्या करता है, अपने केमिकल प्रोसेस को चेंज करता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इट हैव डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, इट हैव
indefinite heat of fusion। आप इन दोनों चीज को अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे की कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ। तो दोस्त अब हम कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखे अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। अगर हम सॉलिड के अरेंजमेंट की बात करें यहाँ पे और यहाँ पे, इसकी अगर मैं बात करूँ और इसकी अगर मैं बात करूँ, तो इनमें जो सॉलिड्स है, आप मुझे बताओ किसमें सबसे ज़्यादा रेंज दिखेगी आपको एक ही पार्टिकल की। यहाँ पे आपको इरेगुलरिटीज़ दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल कोई यहाँ पे है, तो कोई यहाँ पे है, तो कोई यहाँ पे है, तो कोई यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा टाइप का आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ऑर्डर दिखेगा। और यहाँ पे पार्टिकल का ऑर्डर कैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर है, समझ लो ना, रेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक दो मिल जाएंगे, मतलब पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मिसिंग दिख जाएंगे। मतलब ये क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यहाँ पे क्या लिखो, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे लिखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करता है और ये क्या करता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करता है। समझ लो ना दोनों में डिफरेंस। अच्छा, अब बात करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड की। सॉलिड का नेचर क्या होगा, देखो अब इतना कुछ जानने के बाद ये नेचर ऑफ सॉलिड वाला वर्ड जो है मैं आपको छोड़ देती हूँ। ये क्या है, रिजल्ट है। इतना पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है, आप मुझे बताओ इसमें से सख्त सॉलिड कौन है। ये ऐसे बोलते कि सख्त मर्द कौन है तो चलो जोक्स अपार्ट, बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा सख्त, मतलब ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसको मैं सच में बोल सकती हूँ कि हाँ ये सच में एक सॉलिड है, वाकई में इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ है, सारे गुण है कि ये एक सॉलिड कहलाए। आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आपका आंसर यही रहेगा, तो ये आपके लिए कोई आंसर मायने नहीं रखता। तो आपको मैं बता दूं, जो अमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक सूडो सॉलिड हो जाएगा। इसको हम फॉल्स सॉलिड भी बोलते हैं, बट ये सुनने में उतना अच्छा लगता नहीं, इसलिए हम सूडो वर्ड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये एक सच में एक सॉलिड है, इसने सॉलिड का दिल जीत लिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक लास्ट टर्म रह गई है जो सच में अरेंजमेंट के हिसाब से आपको लगेगा कि वाकई में हमने अरेंजमेंट की बात की। तो जो टर्म है अभी हमारे लिए वो है आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये एनाइसोट्रॉपिक है, एनाइसोट्रॉपिक है, और ये क्या है, आइसोट्रॉपिक है। इसका मतलब क्या है, इसमें एनाइसोट्रॉपिक उसमें आइसोट्रॉपिक, ऐसा क्या है कि जो इसमें है इसमें नहीं है। तो वर्ड का मतलब समझो, जिनमें सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ना, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं इसके ऊपर से अगर मैं लेज़र की लाइट छोड़ूं या फिर एक ऐसी डिटेक्टिव लाइट छोड़ूं जो मेरे को सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बता सकती है इस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी, तो मेरे को ये पता चलेगा इसमें और इसमें क्या पता चलेगा। अगर मैं इसमें से भी वही लाइट पास करवाऊँ तो पता चलेगा कि जो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और मान लो तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो आपको दिखेगा कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है अंदर की वो सारी डिफरेंट है। पर इसमें क्या है, इसमें वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें इरेगुलरिटीज़ है। आपको किसी ना किसी पॉइंट में, जैसे कि ये आप पकड़ लो प्लस माइनस, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्लस माइनस प्लस, ऐसा दिख जाएगा क्योंकि इरेगुलरिटीज़ से भरा हुआ है और ये रेगुलरिटीज़ के साथ भरा हुआ है। अगर इसमें से मैं एक लाइट छोड़ूँ, लाइट की बीम छोड़ूँ, तो कहीं से भी वो पास आउट अगर मैं करवा लूँ तो इसमें आपको क्या दिखेगी, प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर दिख जाएगी, ठीक है ना। तो इट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ऐसे लिखे यहाँ पे, इट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज़ like electrical resistance
एंड और क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसकी बात करूं तो ये क्या दिखाता है, इट डजंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज। और ये क्यों दिखाती है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू टू रैंडमनेस। चलो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और यही इसी के साथ हमारे सारे के सारे सॉलिड्स के तो टुकड़े जो है आपको जो बता सकती थी वो खत्म होता है। तो दोस्त अब मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमोर्फस सॉलिड क्या है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी कुछ पार्ट होते हैं, हम उसके अच्छे से प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे क्योंकि दैट इज वेरी। तो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड को हम दो टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन में हमने पा लिया जीत और इसमें हमने पा लिया हार, मतलब जीता कौन, क्रिस्टलाइन जीता आफ्टर ऑल, ठीक है ना। अब क्या है, क्रिस्टलाइन जो है ना, इसके पास भी कुछ जलवा है, मतलब इसके भी कुछ कैटेगरीज है। सॉलिड के कैटेगरीज ये है, अब क्रिस्टलाइन के भी कुछ कैटेगरीज है। क्या कैटेगरीज है, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या क्या पार्ट्स है। पहले तो आपको पढ़ने को मिलेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर लेवल में। देखो आप सब चीज़ में सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेगा, किसी भी चीज़ के अगर आप कैरेक्टराइजेशन या क्लासिफिकेशन करो तो आपको स्टार्ट कहाँ से करनी पड़ती है, मॉलिक्यूलर लेवल से, फिर आपको एक मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुँचना पड़ता है। या फिर आप मान लो कि जब आप बायोलॉजी में भी आप देखते हो कि एटम्स है ना, स्पीसीज, ऑर्गन सिस्टम ऐसा पढ़ते हो, तो सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ क्या हो जाती है, स्पीसीज नहीं होती, सबसे छोटी चीज़ मॉलिक्यूलर लेवल होती है, एटम वगैरह, समझ रहे हो ना। वैसे ही ह्यूमन बींग्स लास्ट में आती है। तो पहला क्या हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना क्योंकि आपने आयनिक बॉन्ड्स भी पढ़ा है और कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है। मैं यहाँ पे बॉन्ड लिखने वाली थी। अच्छा, लास्ट में हम पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड्स, और आपने मेटेलिक बॉन्ड्स भी पढ़ रखा है। तो इन सब के पीछे एक सॉलिड्स लगा दो वर्ड, तो बन जाएगा इनके टुकड़े। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन से मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम 3 की बात करेंगे, 3 चीज़ों की। पहले तो पोलर बॉन्ड्स की, ये चीज़ आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ रखा है। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन पोलर बॉन्ड्स की, और लास्ट में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। तो ये 3 बॉन्ड्स आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड में दिख जाएंगे। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल में किस तरह का अट्रैक्शन, किस तरह का वो प्रॉपर्टी शो करता है। फिजिकल की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसमें, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ने वाले। एग्जाम्पल भी देख लेंगे इन सब के, ठीक है ना। इसका एक प्यारा सा टेबल बनाऊंगी और इसके थ्रू हम समझेंगे अच्छे से ये क्या बोलना चाहते हैं हमसे। दोस्तों मैंने ये टेबल तो बनाया है, लेकिन ये टेबल उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन भरने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये टेबल जो मैंने बनाया ना, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। पर इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप जो है आप खुद भी इस चीज़ को देख के खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपको इस पर कोई अलग नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि आपने 10th क्लास 12th क्लास तक यही पढ़ा है और आप अपने खुद के नॉलेज के बेसिस पे भी इस सारे टेबल को खुद ही फिल कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर आपको मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बताऊँ ना, तो वो भी आप आराम से। तो दोस्तों पहला हम बात करने जा रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स की। देखो अट्रैक्टिव फोर्स में आप मुझे पहले बताओ, पोलर मॉलिक्यूल में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, पोलर मॉलिक्यूल में किस तरह का आपने अट्रैक्शन देखा था। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आपका रिवाइज हो जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें भी सबसे पहले हम अट्रैक्शन की ही बात करते हैं, और अट्रैक्शन भी किस चीज़ की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम लंदन फोर्स से शुरू करते हैं और एंड कहाँ पे करते हैं, हाइड्रोजन फोर्स में। बट यहाँ पे हम बस 3 फोर्स की ही बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम पोलर की बात करेंगे, नॉन पोलर की और हाइड्रोजन में। तो लंदन से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब पोलर में आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलने वाला है। देखो पोलर में आपको जो भी बॉन्ड दिखे, पहले मैं आपको बता दूं कि
पहले हम अगर लंदन की ही बात कर रहे हैं तो हम नॉन पोलर ऊपर लिखते हैं और पोलर नीचे लिखते हैं, क्योंकि नॉन पोलर जो है वर्ड से पता चलता है उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं दिखाता एज कम्पेयर टू पोलर फोर्स। और हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, स्लो लेवल से हम हाई लेवल की बॉन्डिंग देखने वाले हैं। तो लो लेवल की बॉन्डिंग आपको किस में देखने को मिलेगी, नॉन पोलर में, ठीक है ना। और पोलर क्या होती है, पोलैरिटी जिसमें आ जाती है, चार्ज आ जाती है, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा आ जाता है। तो आप पोलर को नॉन पोलर से थोड़ा नीचे ही रखिए, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज। अच्छा, फिर भी अगर आप इसके कैटेगरी में अगर आपने इसको नीचे रखा तो अब आप मुझे बताओ सबसे लो कैटेगरी का फोर्स कौन सा होता है। अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छे से पढ़ा हो तो इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है डिस्पर्जन या लंदन फोर्स। आप लंदन नाम जो है वो ज़्यादा अच्छा याद कर पाओगे एज कम्पेयर टू डिस्पर्जन, ठीक है ना। ये बात आप एग्री करते होंगे मेरी बात, ठीक है ना। तो आप लंदन नाम से याद रखें। अच्छा, दूसरी बात है पोलर। अगर मैं पोलर की बात करूं तो पोलर बॉन्ड में भी आपको कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा, आपको डाइपोल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। किसमें, पोलर में। आपने आगे भी बहुत सारे फोर्स पढ़े होंगे डाइपोल इंड्यूस्ड वाले, बाकी जो भी है वो चीज़ आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े, पर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जितना हमको यहाँ पे बोला गया हम बस उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लंदन भी लिख सकते हो या आप डिस्पर्जन वाला भी लिख सकते हो। डिस्पर्जन भी आपके लिए चलेगा और लंदन भी आपके लिए चलेगा, ठीक है ना। ये दोनों आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड की तो इसमें मुझे खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स इन्वॉल्व होता है वो हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही यहाँ पे शो होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। आयनिक में आप मुझे बताओ, आयनिक आपने फिजिक्स में भी सुनी होगी और आप केमिस्ट्री में भी जानती ही हो। आयन में कौन कौन से दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, फिर आयनिक बॉन्ड तो हो ही जाता है। तो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपने कौन दो फोर्स को देखे होंगे। पहला फोर्स आपने देखा होगा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें देखी होंगी, इसमें चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेट कूलम्ब वाले चार्ज में इन दोनों चीज़ को पढ़ रखा है। फिजिक्स में अगर मैं बताऊँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कूलम्बिक, ठीक है ना। ये दोनों आपने क्या देखे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखे। अच्छा, अब मैं कोवेलेंट की बात करूं, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, दोनों में क्या लग जाएगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। कोवेलेंट बॉन्ड तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे किसकी, मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाएगी, इसके नाम में ही है। और मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे होती है ये चीज़ भी आपको पता होता है कि पॉजिटिव चार्जेस के अंदर क्या होती है, एक पॉजिटिव चार्ज जो जिसको हम कर्नल भी बोलते हैं, आपकी बुक में लिखी होगी 11th क्लास के, जिसके साइड में आपको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आपके लिए। एक काम करती हूँ, मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगी जिसको हम कर्नल बोलते हैं, उसके आसपास समुद्र होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक काइंड ऑफ बॉन्ड क्रिएट करेंगे इन दोनों में, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके कारण आपको मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी आप मुझे बताओ, ये लंदन फोर्सेस है, इसमें आपको हार्ड और स्ट्रॉन्ग के बारे में बताया गया। मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा हार्ड क्या है और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट क्या है। जो चीज़ कम अट्रैक्ट होती है, आप मुझे बताओ वो हार्ड है या वो सॉफ्ट है। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कम अट्रैक्शन के साथ दिखती है, जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है। अब ये मैंने आपको एग्जांपल इस स्पॉन्ज का दिया। ये स्पॉन्ज क्या है, बहुत सॉफ्ट है, तो इसमें क्या है, पार्टिकल थोड़े दूर अरेंज है, और यहाँ पे स्ट्रांगली अरेंज्ड है, इसलिए बहुत रिजिड है। तो मतलब क्या है, सॉफ्ट है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका भी क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड होगा, मान लो ये सॉफ्ट है और अगर ये नॉन पोलर है तो ये पोलर है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, ठीक है ना। थोड़ा सा हार्डनेस ये भी कंट्रीब्यूट करता है। पर अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूँ ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हार्ड है, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आयनिक, कोवेलेंट और मेटल की बात करूँ तो आप मुझे बताओ, आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा तेज़ फोर्स कैरी करता है, तो आप मुझे बताओ कि ये हार्ड होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा हार्ड, ठीक है ना, ये हार्ड होगा। लेकिन कोवेलेंट जो होगा ना, वो आयनिक की तरह ही हार्ड ही होगा। पर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। मेटल वाले क्या होते हैं,
मेटल्स तो आपने देखे ही होंगे, मेटल के कुछ कैरेक्टर भी होते हैं हार्डनेस के साथ साथ। कुछ कुछ मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, है ना। तो आयनिक में आपको हार्ड दिखेंगे, पर हार्ड के साथ साथ ब्रिटल भी दिखेंगे। क्या दिखेंगे, ब्रिटल। यहाँ पे आपको लिख देती हूँ हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब ऐसा सॉलिड जो हम तोड़ सकते हैं। इसको भी अगर मैंने प्रेस किया, बहुत ज़्यादा तेज दबाया तो ये टूट सकता है। ऐसा टाइप का सॉलिड आयनिक वाला कंट्रीब्यूट करता है। पर मेटल, अगर ये मेटल का होता ना ये मार्कर, तो इसको मैं चाहे कितना भी कॉम्प्रेस करती तो ये कॉम्प्रेस होकर इसकी अपनी शेप को बदल देता। पर ये अपनी डक्टिलिटी या आप मेलेबिलिटी बोल लो, उसको वो कभी नहीं गवाता। तो इसमें मैं लिखूंगी हार्ड बट डक्टाइल एंड मेलेबल। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। अच्छा, केमिकल कंडक्टेंस की बात करती हूँ। केमिकल कंडक्टेंस मतलब इंडक्टर है, सॉरी इंसुलेटर है, कंडक्टर है। हाँ, अच्छा आप मुझे बताओ, ये नॉन पोलर सॉलिड है, ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है? अगर मैं बात करूँ ना इन सब की, ये सारे के सारे इंसुलेटर है। क्या है, सारे के सारे इंसुलेटर है। कोई भी कंडक्ट नहीं करता, बस एक के सिवाय। वो एक जो है ना, वो मैं तो चाहती हूँ कि आप खुद ही बता ले कि इसमें से एक कौन सा कंडक्टर है। कंडक्ट कौन कर सकता है? आपने 10th क्लास में तो मेटल और नॉन मेटल पढ़ा ही होगा ना। मेटल में आपने क्या पढ़ा, कंडक्ट कौन कर सकता है? मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ आपने पढ़ी है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेस्ट कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो आप सिंपली सब में इसमें इंसुलेटर लिख दो, इंसुलेटर इंसुलेटर इंसुलेटर। ठीक है ना। फिर अच्छा, मेन बात मेटल की तो चलो है, वो बात करेंगे उसकी। अब आयनिक और कोवेलेंट में एक बात आ जाती है कि इसमें आयनिक और मेटल में कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा कंडक्टर है। आप मुझे अच्छे से सोच के बताइए इसमें कौन। अच्छा, आयनिक और कोवेलेंट में अगर आपने डिसाइड कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं, आयनिक वाला थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी दिखाता है, पर किस में? कंडक्टर इन एक्वस में, या फिर किसी लिक्विड मोड में अगर वो आ गया तो वो कंडक्टर दिखाता है। बट इंसुलेटर इन सॉलिड, क्या? इंसुलेटर इन सॉलिड। ठीक है ना, अग्री। बट कोवेलेंट क्या है, थोड़ा सा लेस बॉन्डेड है, तो इसलिए ये इंसुलेटर ही होता है। ऐसा क्यों है कि ये कंडक्टर है? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से घिरा हुआ होता है। पर अगर मैं इस कंपाउंड को पानी में डाल दूंगी ना, तो पता है क्या हो जाएगा? जैसे कि NaCl है, NaCl कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? NaCl सॉलिड है, पर अगर उसको मैंने पानी में डाल दिया ना,